वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है एमएस क्लासेस में, जिसमें आपके लिए हम लेके आए हैं पीटीटी और 11th और 12th जो सब्जेक्ट है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये सिर्फ हिंदी बेंचेस है और आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल पर बनाने की भी कोशिश करना। तो ज़्यादा टाइम ना लेकर हम शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना इस वीडियो को। तो चलते हैं छंद पर। छंद हम पढ़ेंगे और इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारी फर्स्ट क्लास है और रेगुलर मैं ये क्लासेस आपको देती रहूँगी। और साथ ही साथ जो व्याकरण है, जो पीटी लेवल की है, वो भी अलग से आएगी। ये सिर्फ 12th और 11th क्लास के लिए। तो आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं वापस छंद पर। और छंद की जो पहले हम पढ़ेंगे छंद के बारे में कि छंद किसे कहते हैं, तो वो है छंद शब्द की मूल धातु चंद से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। आह्लादित करना। और इसमें से ज्यादातर ये तो पूछा नहीं जाता है। ये आप ग्रेजुएशन लाइन में जाओगे तब ये पूछा जाएगा आपसे। और यहाँ से जो शुरू होते हैं अपनी डेफिनेशन, परिभाषा, तो वो है वह रचना जिसमें यति, गति, लय, तुक, चरण, गण आदि का समावेश हो उसे छंद कहते हैं। ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कि यति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, लय किसे कहते हैं। तो ये भी जान लीजिए। यति होता है जब हम कोई भी मतलब ठहरना, जहाँ भी हम रुकते हैं, जैसे कोई भी दोहा हो जाता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, मतलब जिससे बीच में हम रुकते हैं उसको कहते हैं ठहरना। वो होती है यति। यति होती है ठहरना। और गति होती है चाल। अपने जिस दोहे में जिस चाल से हम आगे बढ़ते हैं उसको कहते हैं गति। लय होती है धुन। हम जिस लय में कोई भी गीत या दोहा गाते हैं उसको हम कहते हैं लय। मात्रा। मात्रा हम आपको आगे पढ़ाएंगे। जब ये पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी मात्रा। बट ऐसे मैं बता देती हूँ यहीं पे इसकी परिभाषा सीधी बोल के बाद में लिखवाऊंगी भी आपको। तो मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तुक होता है जैसे कोई भी चीज होती है जिसे हम मिलाते हैं, मतलब कोई भी, जैसे दोहा है, अब एक पैरा हो गया दूसरे पैरा, मतलब मिलाकर ही बोलते हैं अपने, उसको क्या कहते हैं? तुक। मिलाना या मिलना एक बात है। अब आते हैं चरण। चरण किसी को कहेंगे? जो हम तो पंक्ति क्या होती है? चरण। जैसे पंक्ति, एक पंक्ति खत्म होने के बाद जो दो ऐसे ऐसे लगते हैं ना, इससे पता चलता है कि वो एक पंक्ति है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ आए। गण। गण होते हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आती है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? आपको मैंने परिभाषा बताई थी, एक बार कमेंट में लिखोगी तो क्या, चलो बता देना अगर आपको पता हो। मात्रा है वो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं।
मात्रा है वो दो प्रकार की होती है, लघु और दीर्घ। लघु है जिसे हम हर्ष स्वर भी कहते हैं, और इसकी जो मात्रा है वो जिसे लघु मतलब जिसकी जो स्वर नहीं माने जाते उनको क्या कहेंगे, लघु। जैसे ए ई उ री है, ये है वो लघु स्वर में आते हैं। और जो दीर्घ है उसमें जो बड़ी जो स्वर रहित होते हैं, मतलब स्वर के रहित होते हैं। और जैसे ए, तो इसमें जैसे आ है, ई है, और ये है जो शब्द आते हैं, ये जो है ये होंगे दीर्घ स्वर। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हमने कर लिया था जहाँ मात्रा है, मात्रा दो प्रकार की होती है वो कर लिए थे। मात्रा की परिभाषा है ये रही, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो जो उच्चारण करते हैं हम आ जैसे, मतलब कि स्वर है उसमें है, मतलब मैं आपको इसे बता दीजिए, आ है वो ए प्लस ए से बना है। तो इसमें जो लगने वाला समय है, इसमें बीच में हम बोलते हैं तो समय लगता है, उसको क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब आती है गण। गण किसे कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो गण है वो तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। तीन वर्ण कैसे हो गए, जैसे कोई भी तीन वर्ण ले सकते हैं हम, कमला कमाता है जैसे आते हैं, और जैसे हम और भी बहुत से ले सकते हैं शब्द, उसको क्या कहेंगे, गण कहेंगे। तो तीन वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, गण। यहाँ तक समझ आ गया। और अब आते हैं मात्रा। मात्रा के नियम। बट एक बात और है, मात्रा के नियम से पहले हम एक बात और समझ लेते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक किसको कहते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार है वो होता है जिसके ऊपर बिंदी लगी होती है। कोई भी शब्द होता है उसके ऊपर जब बिंदी लगी होती है, ये उसी कहते हैं अनुस्वार। और जो अनुनासिक है वो होती है चंद्र बिंदु। ऐसे चंद्र बिंदु होता है ना चांद के ऊपर जैसे, और आंख के ऊपर, वो होती है अनुनासिक। क्योंकि मात्रा के नियम हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये जो शब्द हैं वो आएंगे, तो आपको अगर पता ना हो तो इसलिए मैंने आपको बता दिए। मात्रा के नियम। तो मात्रा के नियम है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना छंद आपको समझ ही नहीं आएंगे। तो ये जो आप समझ गए तो छंद पूरे आपको समझ में आ जाएंगे। मात्रा सदैव स्वर वर्णों पर ही प्रयुक्त होती है, व्यंजन वर्णों पर कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ से समझना, मात्रा सदैव स्वर वर्णों, स्वर वर्ण है वहीं पर मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे अब आप बता सकते हैं आ में कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है, ए की, ठीक है। ए प्लस ए बन के क्या बनता है, ए प्लस ए बन के क्या बनेगा, आ बनेगा, वैसे ही, ठीक है। और व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्णों पर कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, वो है हर्ष स्वर, जिसे हम लघु स्वर भी कहते हैं, जो हमने पहले पढ़े थे, जो हमने पहले पढ़ लिए थे। तो इसमें क्या होता है कि हर्ष स्वर, लघु स्वर ए यू री जो है के साथ सदैव लघु मात्रा, जो छोटे होते हैं उनके साथ सदैव क्या होगा, लघु मात्रा का प्रयोग होगा। एवं दीर्घ स्वरों जैसे आ, बड़ी ई, जैसे अपने बड़े होते हैं ना सभी, ठीक है, उनमें क्या होगा, दीर्घ स्वरों के साथ सदैव गुरु मात्रा अर्थात बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा।
तो एक बात और, गुरु और लघु जो मात्राएं हैं वो मतलब कि कैसी होती है वो देख लेते हैं। लघु मात्रा है वो कैसी हुई, ऐसे, जिसको हम खड़ी पाई कहते हैं, वो इसको माना क्या जाएगा, मतलब कि हम नंबर से बताएंगे। एक नंबर है वो होगी लघु, और दीर्घ है इसको हम काउंट करेंगे 2, क्योंकि ये बड़ी है तो 2, ये छोटी है तो 1। ऐसे आप सरल से मतलब समझ सकते हैं। तो इसको खड़ी पाई, इसको ऐसे दर्शाएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो आगे हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तो वो है, यदि किसी लघु स्वर के तुरंत बाद कोई शुक्ताक्षर, आधा अक्षर, हलंत, विसर्ग आदि लिखा हुआ हो तो उसे लघु स्वर होने पर भी सदैव गुरु मात्रा मानी जाती है। क्योंकि पहले देख लेते हैं शुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं त्रै, और जो हम पढ़ते हैं ज्यादातर, ये भी क्या है, शुक्ताक्षर है। अब आधा अक्षर तो आप समझते ही हो, ये हो गया, जैसे तब लिखते हैं हम, ये आधा अक्षर है। हलंत या विसर्ग आदि लिखा हुआ है तो लघु स्वर है, जैसे छोटा जो स्वर होता है वो होने पर भी गुरु मात्रा मानी जाती है। चौथा है, यदि लघु स्वर के साथ अनुस्वार का प्रयोग हो रहा हो, तो जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था अनुस्वार कौन सा होता है। अनुस्वार मैंने आपको बताया था, ये वाला होता है, का प्रयोग हो रहा हो तो उसे गुरु मात्रा माना जाता है। और यदि अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा हो तो उसे लघु मात्रा माना जाता है। कोई भी शब्द आ जाए, जैसे चांद आ गया, तो इसको मतलब लघु ही माना जाएगा, ना कि गुरु। आगे वाला है, दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार या अनुनासिक दोनों ही स्थिति में गुरु मात्रा मानी जाती है। ये इसमें क्या होता है, दोनों ही स्थिति होने पर दीर्घ स्वरों में साथ दोनों ही स्थिति में गुरु मात्रा मानी जाती है। और ये मैंने मिस्टेक कर दी, या अगर यहाँ पे चंद होता है तो दोनों स्थिति होने पर भी मतलब ये क्या माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बता दिया ना, दीर्घ स्वरों के साथ दोनों स्थिति में क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो जो मात्रा के नियम में छठा पॉइंट था वो, तो प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण को छंद की आवश्यकता अनुसार गुरु माना जाता है। छंद की आवश्यकता अनुसार क्या माना जाएगा, उसे गुरु माना जाएगा। तो ये मात्रा के 6 नियम हो गए थे, और आप भी याद कर लेना। और ये क्लिप तो आपको नहीं मिलेगी, वीडियो को रोक रोक के आप लिख लेना और अच्छे से तैयारी करना आप सभी। तो अब आते हैं गण पर। गण होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, मतलब कुल गण अगर पूछे तो 8 होते हैं। कौन कौन से, तो वो हम एक सूत्र के अनुसार समझेंगे। तो वो होता है सूत्र, यह माता राज फानस लगा, जिसको हम सूत्र की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए ये सूत्र होता है। और ये रहे गण, यह से यगण, और मैं से मगण, तय से तगण, ये ऐसे गण आ जाएंगे। आप लिख सकते हो, यहाँ तक ही है गण पूरे।
ये तो ऐसे ही लगा दिया गया है ताकि थोड़ा अच्छा दिखे ये, वरना तो देखो ये माता राजभान ऐसे जचता नहीं था, तो इसलिए इसमें लगा। जैसे अगण है, जगण है, भगण है, और इसकी जो स्थिति है वो देखो ये माता, ठीक है। इसमें से तीन तीन शब्द लेने होते हैं, तो जैसे ये तीन शब्द ले लिए हैं, ये माता और ये माता ले लिया है, तो आगे से एक छोड़ते जाएंगे, वैसे पीछे मतलब कि आगे से तीन तीन शब्द हैं वो लेते जाएंगे। जैसे माता है, ताराज है, राजभा है और बानस है, और इनकी मात्राएं हैं जो हम अब पढ़ेंगे। जैसे ये माता है, ये माता में देखो इसमें लगेगी, देखो ये माता में मात्रा ए, लघु और दीर्घ और दीर्घ, तो इसमें जो है मात्राएं वो ये माता में देख लेते हैं अपने, और आप भी लगाते रहना साथ साथ और ध्यान देना इसमें। और इतना भी हार्ड नहीं है ये जो आप मतलब समझ ना पाओ। तो इसमें आएंगी, एक तो आएगी खड़ी पाई जिसे हम लघु कहते हैं, लघु मात्रा आ जाएगी, और फिर दीर्घ जिसे हम एस से दर्शाते थे वो आएगी दीर्घ, फिर दीर्घ। तो इसमें यह माता में है तो लघु, दीर्घ और दीर्घ ये तीन आ जाएंगी मात्राएं। और अगर पूछे आपको यगण में मात्रा बताइए तो आप बता देना। अभी मातारा, मातारा है तो उसमें लगेगी गुरु गुरु गुरु, मतलब दीर्घ 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 लगेंगी बड़ी। और ताराज है उसमें लगेंगी गुरु 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 लघु लगेगी माता ताराज में, ताराज में लग गई है गुरु गुरु लघु, ये मात्राएं हैं जो। और आगे है वो आएगा आपका राजभा, राजभा है उसमें ना देखो बीच में तो एक ही है देख जो जिसमें स्वर नहीं है, और पहले वाले में है देखो स्वर, तो इसमें आएगा गुरु लघु गुरु। फिर है जभान, जभान में देखो लघु दीर्घ दीर्घ और बानस में गुरु गुरु लघु लघु आ जाएगी। तो ये तो हो गए हैं मतलब स्थिति मात्रा हो गई है। ये गण क्या पूछ ले तो इसमें आप मात्रा बता देना क्या आएगी, और मगण में पूछ ले तो ये मात्रा आ जाएगी, और तगण में पूछे तो ये मात्रा आएगी। तो इसमें इतना कुछ है नहीं। और अब अपने उदाहरण भी देख लेते हैं, जो उदाहरण आप लिख लेना। तो कमाता है वो उदाहरण है जिसमें यगण, अगर पूछे कि कमाता में कौन सा गण होता है तो यगण होता है। अब है मातारा, तो मातारा का देखो बाराती है वो आएंगे मातारा, क्योंकि इसमें तीनों ही है वो दीर्घ है जिसमें गुरु मात्रा लगती है, तो इसमें मगन गण हो गया। और एक दो उदाहरण आप एक्स्ट्रा में भी लिख लेना। ये जो अब है जो नगन, सगण है लगा, मतलब इसमें जो है कमला आ गया ऊपर वाले में, तो इसमें आ जाएगा कमला। तो ये हो गए हैं सगण, ये हो गए पूरे गण आपके। और इसको याद कर लेना, और कल की क्लास में मैं आपसे पूछूंगी ये तो। और आगे मैं आपको कहना चाहूँगी ये कि ये जो क्लास थी आपके लिए अच्छी होगी आई होप, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं आपको तो MS क्लासेस हैं उसको सब्सक्राइब कर लेना, ये क्लास है इस पे ही आपको वीडियो मिलेगी। तो मैं आपको अंत में ये एक
शायरी है जो बोलना चाहूँगी कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो न मिला वो सोना है। तो देख सकते हैं आप ये शायरी। तो ये शायरी मैं को बहुत अच्छी भी लगती है। तो बाय बाय।